का विरोध किया और कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहाँ आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी तो हरगोविंद पंत आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। महोदय, आज क्या हो गया है कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए। श्री एच.वी. कामत ने सभा में सबसे पहले भारत राम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्ववादी की संविधान के पहले ड्राफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामत, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को ग्रंथ पढ़ने से परहेज है तो फिर जानकारी कहां से आएगी। बिना इतिहास जाने ये लोग अपने दिग्गज नेताओं को झुठला रहे हैं और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए और यह सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की ऐसी पद्धति संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी। मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। हाल की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है। संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वैश्य मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था। अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का एक 76 वर्ष है और इस पूरे काल में देश में 15 प्रधानमंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कई बार पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ये सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बेखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी और इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियां और कार्यक्रम हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की। फिर भी ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष जी, साल 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा। एक ऐसा समाज जहां सभी हितधारकों को सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहाँ सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहाँ प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है जिसमें हम में हर कोई संतुष्ट और खुश हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसी से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां है। प्रौद्योगिक परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन।
अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता। अध्यक्ष जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाए। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उसका गलत फायदा लेके धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहूंगा कि भारत के संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा इस बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे, और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज है। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूं कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूं। और जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जाएंगे। नए भारत निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा। और जब भी मैं पहली बार इस सदन में आया था तभी मेरे साथ हमारे उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनंत गीते जी थे। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे देश की आबादी हमारी 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन केवल 545 लोगों को इस सदन में आने का मौका मिलता है। तो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी यहाँ पे आते हैं। तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजेश सिंह जी। मेरा भी माइक चालू हो गया। माइक, मेरा माइक चालू हो गया, पीछे का माइक यहाँ से चालू नहीं होता, माइक वहीं से चालू होता। धन्यवाद सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है। और आज जो घट रहा है इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रेस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथी गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है महोदय, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने इसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उस पूरी कार्यवाही को सुना था, और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष रूप से
इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो वहां हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां लोकतंत्र की जननी भारत ये प्रदर्शनी लगी थी और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ, इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन ये मान्यता देश और दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है। यानी हजारों सालों से हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे और वो श्लोक है, आत्वा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्व राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूं, आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। और अथर्ववेद के 3रे अध्याय के 4थे भाग का जो दूसरा श्लोक है, तो वह विशेष व्रणता राज्य आय त्वामिमा प्रदिशा पंचदेवी वश्मन राष्ट्रस्य कुकदी श्रेष्ठ ततो वा उग्रो विमजा वसूनी। अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, ये विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शन पंचायतें आपका अनुमोदन करें। और ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र यह हमारे सनातन की परंपरा है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है और इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। चाहे महाभारत हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मैगास्थनीज भारत में आए, चंद्रगुप्त मौर्य का वो कार्यकाल था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ये गणतंत्र प्रणाली, ये लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसको दुनिया को दिया है। लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय पर जो परिस्थितियां बनी, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। और संविधान सभा जब देश आजाद हुआ, उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। ये जो हमारा सेंट्रल हॉल है, वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता थे आचार्य कृपलानी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने
भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी महोदय, वो 24 जनवरी 1950 को ही, और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्माण हुआ। और लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में यानी इस लोकसभा में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था वो था मंगलवार 13 मई 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, मावलंकर जी, उन्होंने अनेकों आदर्श परंपराएं इस सदन में स्थापित की। उसके बाद जो हमारे माननीय अध्यक्ष हुए उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित की और हमें कहते हुए खुशी है कि वो परंपरा जो तब प्रारंभ हुई थी हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही है। और इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव भारत में स्थापित हुई है। 1952 के बाद से अभी तक लगभग 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषण को सदन में और देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और पीलू मोदी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और फिरोज गांधी, इन सब के बीच की नोकझोंक को भी सदन में और देश में लोगों ने सुना है। और जो ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधुलिमे, डॉक्टर लोहिया, श्रीपद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओम प्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, कार्तिक उरांव, मधु दंडवते, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके सारे नाम यहाँ पर ले पाना संभव नहीं होगा। चलिए दादा, जो नाम आप बोल रहे हैं उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम बोला उन्होंने? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थी और सुषमा स्वराज जी के भाषण आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन भाषणों से। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। आएगा आगे उसका उनका नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है। माननीय चंद्रशेखर जी भी उसमें रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है। लेकिन इसमें महोदय एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 का कालखंड यानी आपातकाल के 21 काले महीने, वो लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहाँ पर होते तो अच्छा लगता, काफी सारी बातें वो कह रहे थे। और उस समय उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके देश ही पूरा जैसे कारावास में बदल गया था। लेकिन महोदय, हमारा देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। और इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया। और भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए महोदय, जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी सामने आए, जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले बढ़े थे। लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और हमारी संसदीय प्रणाली पर समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, इन सभी के विचार समय समय पर आए और सभी ने, मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया। इस समय पर हम जरूर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे, जो ड्राफ्ट कमेटी बने थे उसके वो चेयरमैन थे। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है
तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं उनको मिटाने में हम किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, ये अंबेडकर जी का मानना था। महोदय, ये विचार अंबेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है, प्रतिज्ञा पूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी चले गए। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, वो होते तो प्रतीक के रूप में हम उन्हीं को मान लेते, लेकिन वो नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि क्या महोदय भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? और अगर जब ये है और देश के गरीब से गरीब आदमी का भी जब इस बुराई से बचाने के लिए उसका जनधन खाता खोला जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वो उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें रही हैं देश में और प्रदेशों में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचता है। तो क्या उस परिस्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि जब ये जनधन योजना खाता खोला गया तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती? और क्या ये देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा, कई सारी बातें वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। ये अपेक्षा होती है महोदय कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता जब अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ में रखेगा, लेकिन ये कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के इन्होंने सारी बातें रख दी, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया। अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हटके अलग हो गए, तब वो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। नाम तो दिया मनरेगा, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी यहां पर होते तो वो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने 3 गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया। हाँ, जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में आज पैसा पहुंचता है, जो वो नहीं कर पाए थे। अभी ये इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी? उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करना थी, तब उन्होंने भारत के हमारे इस संस्था के सदन के क्वेश्चन आवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने नहीं मिलता। लेकिन आज कोई बताए कि पिछले ये 3 सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहाँ की कार्रवाई को बाधित कर रहा है? कौन यहाँ पर क्वेश्चन आवर होने से रोक रहा है? जो रोक रहे हैं वही ये सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं मिलता। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी महिला रिजर्वेशन पर भी वे अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए, लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें वो क्या इस बात के लिए छोड़कर गए थे कि देश में कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा? महिला रिजर्वेशन पर बोलने के पहले एक बार कम से कम उनको याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया। वो तो आज भी अगर चंद्रयान चांद पर उतर रहा है तो वो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था। 74 बोला या 64 बोला उन्होंने? भाभा का गठन किया था। वो इसको इससे जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था, यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रयान जो आज जा रहा है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और इतनी बचकाना बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। चंद्रयान तो अटल जी की कल्पना थी भाई। चंद्रयान महोदय, 75 सालों की ये संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है।
और सभी इस बात को कोट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है महोदय। और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है, इसको समझने के लिए 2 उदाहरण ही काफी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वो माथा रखकर नमन करते हैं, जो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री के मन में कितना सम्मान है। और जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया, तो फिर देश की जनता को उन पर हंसी आती है। और लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर एक दिन जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं और एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है, तो वो वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक उस हमारे सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता। इससे ज्यादा देश की संसदीय प्रणाली पर देश के प्रधानमंत्री के विश्वास का और कौन सा दूसरा उदाहरण होगा। और ये घटना केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाली ये घटना होगी। महोदय, अटल जी ने कई बातों के माध्यम से देश और लोकतंत्र के बारे में अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम केवल अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं, हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। दूसरा उन्होंने कहा था गरीबी, दरिद्रता और गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि ये विवशता है, ये मजबूरी है, और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता। ये दोनों बातों को उद्धत करने का केवल एक मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा से, इस दंश से न केवल देश को, गरीब को मुक्ति दिलाने का काम किया है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का जो प्रयास किया उसकी निरंतरता जारी है। यहां मैं नेहरू जी को भी उद्धत करना चाहूंगा। नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में एक संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा था 22 जनवरी 1947 को, मैं वो साथ में कांग्रेस उस पर आपत्ति करे तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड भी लेकर आया हूं कि एक व्यक्ति जो भूखा है, गरीब है, जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है और उसके लिए वोट का भी महत्व नहीं है, हमें उस पर विचार करना है। महोदय, कितना विचार करना है? हम अपने इस महान लोकतंत्र में कब तक लोगों को भूखा और गरीब रखकर उनके वोट के महत्व की प्रतीक्षा करेंगे? 57 साल का समय कांग्रेस की सरकारों के लिए कम था क्या? जो ये पहले आपको वहीं से पूछना चाहिए, केवल उत्तर जा रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया था। ना, ये आप उस समय उधर बोलना चाहिए था, ये केवल मैं उत्तर दे रहा हूं। और यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान उसको देते हैं, जिसके घर दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला, उसके घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं, उज्ज्वला की रोशनी देते हैं, शौचालय देते हैं, कोरोना से लेकर अभी तक मुफ्त का राशन देते हैं, और ऐसा करते समय बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो क्या ये उस गरीब को वोट का महत्व समझाने और देश में लोकतंत्र का सम्मान नहीं है? और अगर सम्मान है तो क्या कांग्रेस कभी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहेगी? महोदय, अभी आप कह रहे थे कि ये विषय नहीं है आज का, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस समय पर कांग्रेस के नेता इस बात को यहां पर रख रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने भी उनको ये नहीं टोका कि आज का विषय ये नहीं है। आज जब उसका उत्तर मिलना शुरू हो रहा है तब आप ये कह रहे हैं कि आज का विषय नहीं है। चलिए मैं उसी पर आता हूं जिस पर आज का विषय है।
महोदय, इस सदन में अनेकों फैसले हुए, लेकिन इस सदन में इतिहास की गलतियों को सुधारने वाले भी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसी सदन के भीतर जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अनेकों बार चर्चाएं हुई। इसी सदन के सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो गलती उस समय पर हो रही थी उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैंने क्या कहा? नहीं, आपको इतनी आपत्ति हो रही है। नहीं, आप ये बताइए, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? नहीं, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? मेघवाल जी, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि वो हाउस में बोल रहे थे? मैंने नहीं कहा ये कि वो हाउस में बोल रहे थे, लेकिन सदन का सदस्य रहते हुए उन्होंने कहा था और आपको सुनना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, सदन का सदस्य रहते हुए का आपको सुनना पड़ेगा। कश्मीर के मामले में आपको जो तकलीफ होती है उस समय कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य आपको ध्यान में नहीं आता। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, मासूम लोगों के साथ में उनकी इज्जत छीनी जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनका खून बहता है, तब आपको ध्यान में नहीं आता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था। और उस समय महोदय, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि देश में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले, आप सुन लीजिए इस बात को, शेख अब्दुल्ला क्या इस बात के लिए तैयार होंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू और लद्दाख वहां के लोगों को भी अवसर देंगे कि वो स्वतंत्रता की मांग करें और उनको मिले? ये उन्होंने कहा था और तब भी ये बात बोली थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। सभापति महोदय, मैं जो भी कह रहा हूं वो देश के संसदीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं। ये पुरानी बात है जिसका उल्लेख मैंने किया है। दादा, इतनी फुर्ती से आप तब खड़े होते जब जम्मू कश्मीर पर ये बिल आया था और वहां से लोग विरोध कर रहे थे 370 समाप्त करने का। तब आपको ध्यान में नहीं आया कि आपको उसके बारे में, उसके विरोध में कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ ये खिलवाड़ स्वीकार। दादा आप तो बैठ जाओ, कल्याण दादा आप तो बैठो। हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। और हमने ये देखा, अगर कुछ गलत हो, जो नियम के विरुद्ध हो तो आप जरूर हटाइएगा, अगर कुछ गलत हो तो जरूर हटाइए। और हम सभी इस बात के गवाह हैं कि इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी जब धारा 370 और 35A के खात्मे का बिल लेकर आए तो इतिहास में दर्ज होने वाली बहस भी इसी सदन में हुई थी। और जिसका जवाब देते हुए, दादा परेशान मत होइए, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। आप अपने इस हथियार का उपयोग सारे वक्तव्यों में करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब बात यहां से रखी जाती है। जब वहां से बात होती है तब आपके हथियार बाहर नहीं निकलते। और इसका जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व तो क्या, जान भी निछावर करनी पड़ी तो वो कर देंगे। कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा है। और आज धारा 370 और 35A की समाप्ति के साथ जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। महोदय, अब जो बात मैं कहना जा रहा हूं इनको शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वस्थ विपक्ष का होना। स्वस्थ लोकतंत्र केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें जिम्मेदारी और भागीदारी बराबरी से कैसी है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। हम सभी को याद होगा, इतिहास में रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दादा तो जरूर ढूंढ निकालेंगे उसको। जब हम संसदीय परंपरा के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं तो संसद के माननीय सदस्य मधु लिमय जी के नाम का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा।
इंदिरा गांधी जी ने जब लोकसभा में बजट पेश किया वो आर्थिक लेखानुदान था और भाषण जब समाप्त हुआ तो मधु लिमय जी ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी। सदन उठ गया। मधु लिमय जी स्पीकर के चैम्बर में गए और जाकर वहां उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपने लेखानुदान तो प्रस्तुत किया लेकिन मनी बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हुआ, और अगर ऐसा है आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, और अगर ऐसा है तो आज रात को 12 बजे के बाद देश के सारे कामकाज रुक जाएंगे, कोई भी महकमा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद जो स्पीकर महोदय थे वो भी हतप्रभ रह गए। रिकॉर्ड बुलाया गया, रिकॉर्ड बुलाने के बाद पाया गया कि मनी बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है, और उसके बाद सुझाव भी, मैं मजबूत विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, सुझाव भी मधु लिमय जी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप तत्काल सभी विपक्षी नेताओं को बुलाइए और आज सदन की बैठक आप बुलाइए। और जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, आप में से कईयों को शायद जानकारी भी होगी कि उस समय रेडियो से बाकायदा घोषणा कराई गई कि जो जहां है वो तुरंत वापस लौटे, और सदन की बैठक हुई और रात में बैठक करने के बाद में मनी बिल पास किया, और इस तरह से देश का कामकाज चला। ये है मजबूत और सकारात्मक विपक्ष। ये कांग्रेस के साथ ये विपक्ष था। हम वैसी उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं करते, विपक्षी साथियों से नहीं करते, लेकिन सकारात्मक भूमिका में वो दिखाई दें, इतनी अपेक्षा जरूर हमारी होती है। महोदय, इसी सदन में बहुत सारे ऐसे कानूनों को भी हमने समाप्त किया है। 14 से ज्यादा ऐसे कानून जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने में भी 75 साल 70 साल निकल गए, तब जाकर वो कानून समाप्त हुए। महोदय, जब संसदीय प्रणाली की बात आती है तो पूरा सदन एक है, इस पर चर्चा होती है। और आज इस सदन में उपस्थित विभिन्न विचारों और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सभी साथी सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यह गौरवशाली यात्रा सामूहिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह साझा है और ये हमारे सामूहिक प्रयासों की कहानी है। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प से देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, और इस समय हम पूर्णतः भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक ताकत के बूते बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके गुलामी के प्रतीकों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस नए भवन को भावी पीढ़ियों और भविष्य के भारत की नींव रखने वाले लोकतंत्र के ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करें, जहां मंदिर के घंटे से नाद की तरह एक ही गूंज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विश्वास मानिए, 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न को हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे। इस मंत्र में इतनी ताकत है, आवश्यकता है राजनीति का चश्मा आंखों से उतारने की। महोदय, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं आज दूसरा मानस बनाकर यहाँ पर बैठे हैं, और इसलिए अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर पहुंचने की कल्पना इसके पहले कोई कर नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है, और इसलिए कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है, हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। और इसी के साथ हम सभी कल जब उस नए सदन में प्रवेश करेंगे तो भविष्य के एक नए भारत के संकल्पों के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रवेश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you. Now, honorable member, Srimati Supriya, please.
So here I stand here on behalf of the NCP here for this very important discussion which was actually started by the Honorable Prime Minister on a very emotional note. And he, after a long time today, spoke as a statesman. So I was presuming that this debate was not about the tutu meme, which we usually do. But unfortunately, when the Treasury bench started speaking, he made it really political, which was not what the Honorable Prime Minister's speech said. So I will follow the Prime Minister's speech first, but I will seek your help, guidance and time for 2 minutes to give a few clarifications to the Honorable. I won't speak as much as he does, but in a small few clarifications before I make it little political with your permission, sir. Sir, India is the largest democracy in the world. Democracy, freedom, secularism, fraternity, equality. This is what B.R. Ambedkar ji gave us in this constitution, which we are also proud of. And this is what this organization, the Temple of Democracy Parliament, where we all are absolutely blessed that we have had the opportunity to speak on behalf of millions of Indians, to debate, deliberate, have discussions, and make sure that the last person becomes first. And that's what really the common agenda, I think, whether you're sitting on this side or this side becomes. And I appreciate the Honorable Prime Minister's speech today where he appreciated that governance is continuity. Various people have contributed over the last 7 decades to build this country, which we all love equally. It's not that whichever side you love it less or more. Whether you call it India or Bharat, it's your own country, we're all born here, we're all blessed to be here. And I think I would take the point forward what Mehtabji said, that unity in diversity, this is the beauty of India. And I think that's what clearly comes across in most of the speeches which came. And I'd like to quote Dr. Ambedkar. The B.R. Ambedkar in the Constitution Assembly said that the Constitution is a federal constitution. The Union is not a league of states, nor in the states is the agencies of the Union deriving powers from each other. Both Union and the states are created by the Constitution. Both derive their respective authority from the Constitution. And here, unfortunately, I felt a little sorry because I am the 2009 Member of Parliament here. Clearly, this is a huge legacy that we have been blessed to have. But I would like to put on record 2 people who have not been mentioned by the BJP today, who I've been highly influenced by in my parliamentary work, who come from the BJP, but I still feel that they were one of the tallest leaders and excellent, extraordinary parliamentarians who we looked up to. One was Honorable late Sushma Swaraj ji, and second was Shri Arun Jaitley ji, who constantly talk about cooperative federalism. It's not on this side or that side. Good work has to be established. So this building that we are all sitting in today, it was the Herbert Baker who opened this in 18 January 1927. And this building was made by Stan Stone. You know, Dushyant Singh ji comes from Dholpur. And fortunately enough, SP Baghel ji is here from Agra. ये जो मिट्टी इससे बनाई है, ये आपके निर्वाचन क्षेत्र आगरा से आई है. So Agra and Dholpur have contributed substantially to build this building. So we should thank the contribution of Agra and Dholpur for this, and thousands of Indian artisans who we are so proud of, which teach us about our legacy, have contributed for this work. While we are here, everybody talked about Panditji, President Rajendra Prasad. These are walls which the Honorable Prime Minister, or every wall, every tile, every bench has a story to tell. They can't articulate it, but they have so many stories, decisions, controversies that these walls of this beautiful parliament have seen. And I would definitely like to put on record that besides, of course, all the prime ministers which the Honorable Prime Minister addressed, but there were people like C. Ram Gopalachari ji, Sarvapalli Radhakrishna ji, Sardar Patel, Y.B. Chavan, C.D. Deshmukh, Madhu Dandote, Pranab Mukherjee ji. In this debate will be completely incomplete if we don't talk about Pranab Mukherjee, who we all learned so much from here while we were sitting here, sir. While we talk about various, lot of debate has gone about which bill. They did a lot of good work, we did a lot of good work. So nobody can take away from each other here. But I definitely like to make a few suggestions while we are here. See, sir, the average age, this is something for us to deliberate, which I'd like to highlight. These are just observations and suggestions for us to deliberate as a team. That the average age of today's parliament is much older than when we really started. And this is one of the youngest countries. So this is something we, whichever side you sit on, must think about this factor for sure.
plus the women MPs. I would like most of these women here today have been asking about the women reservation bill. My friend Kanimoli, Dimple, everybody who's sitting here has been concerned about it. And all the parties are concerned and would support it. But there was a question Rakesh Singh ji raised, which I'd just like to put the record straight. That he said, "Itne salon se aapki sarkar thi, aapne kya kiya?" The first woman president of India, Pratibha Tai Patil, was from the Congress. The first prime minister of this country, a woman, Indira Gandhi ji, was from the Congress. The first speaker who was a woman was Meera Kumar ji, was from the Congress. So this is what he's done. And I would like to put one more thing on record, which probably Rakesh Singh ji missed out, that the women's reservation bill was also brought out. Unfortunately, we didn't have the numbers, so we couldn't pass it. That was also brought by the Congress. And the late Rajiv Gandhi ji and the then Chief Minister of Maharashtra, Sharad Pawar, were the first people who brought 33% reservation in every panchayat in this country. I'm very proud to say that Maharashtra was the first state to bring it to 33%, and then we raised it to 50%. So this is what has been done for women, and I take this opportunity that since we are all thinking here, deliberating here, 50% of India's population is women. So why don't we all deliberate in the new building, and maybe the first decision that the Honorable Prime Minister can take is asked, and we all support him if he brings in the reservation for women in Parliament and in assemblies. We all wholeheartedly. So there is another small observation which I would like to make. Please don't take it negatively. But this is the first session, as I mentioned, which has no deputy speaker. This must be the only session since independence where there has been no deputy speaker. So only term which has not had a deputy. So I wish Meghwalji was just here, but I would like to bring it to his and Prahladji's notice that he should take this issue up, that naye building mein ja rahe, so please, even if it's for a few months, we don't know when you're announcing election, but this is a record that there has been no deputy speaker in this term. So this is not something I think any of us should support. And Lok Sabha seatings, sir. This is another suggestion I'd very humbly like to make, that the Lok Sabha seatings keep going up and down. In 1956 was the longest, which is 151 days. So why can't we have more days? We are all happy to, whatever we get elected for, to come here and deliberate and make sure we serve the nation. So isn't there something we can, Supreme Court also works, and sometimes these ordinances which this government constantly brings, this is a record the amount of ordinances this government has got. So why don't we have more parliament dates? Why does government need to bring so many ordinances? And if there are such hurry, call for parliament. You, instead of having 4 sessions, have 6 sessions. What is the problem? The other thing is the number of voters have gone up. So constituencies are becoming huge now. So is that something that the government would, this is a very positive suggestion I'd like to make the government. The constituencies are going from 23 lakhs to 25 lakhs. Impossible for an MP to manage even with the MP lakhs that we get. So is there something that we can all deliberate in and see? Because anyway there are more seats coming there. Can there be another suggestion is stronger committees? The committees are wonderful, they do very good work. But can we have stronger committees, give them more authority? Could that be another suggestion? Another suggestion I'd like to make is question hour, sir. Question hour is something even Om Birla ji has always recommended in our all-party meetings. That can we find a consensus that that's 1 hour I would like to recommend as an MP I would write. That's one place we can really take the government to task. So can we unanimously suggest this, that no question hour, whoever sitting on which side should be disrupted. So this is something we should all consider, I think. Even when you're here. Even when you're here. We have seen him in the well many times, sir. Sir, another suggestion I'd like to make is private members bill. Private members bill, don't be hubris. Private members bill, sir. It is a lot of MPs work very hard and do a lot of work to bring those bills, but they're almost toothless. So can we strengthen that part where there is more meaning, more visibility, more authority in those bills? Maybe we can debate them, deliberate them and come. Otherwise, it's just a soft document that we argue with it, but it goes nowhere. So I think that's one legislation we must look into and see what more we can do. Sir, even the opposition, I know it's a numbers game, but many times they are in a treasury bench. They get hours to discuss. Their ministers speak for 90 minutes sometimes, and we are the opposition. So if Rakesh Singh ji really wants, वो कह रहे थे सक्षम opposition चाहिए, like Madhu Dandavate ji, हमें और थोड़ा वक्त दे दीजिए. We will make some very good suggestions which will be productive. I have only not criticized. I have only given you suggestions. So
तो मुझसे अकेले नहीं, सबको थोड़ा विश्वास रखिए हम पे, हम लोग और दे देंगे. Sir, I think another thing which we need to do is the media. The Honorable Prime Minister was very gracious to the media today. And he said that the media we need to encourage for the time they put in. The media is not allowed here. So why can't we see what more visibility or what better way we can work with the media? Sir, another point I'd like to make is the support team, the secretarial, library and research work. With new technology coming in, is there more ways we can find out where the research team can work better with every parliamentarian here, where the funds need to go up? India has a large budget, so why not we spend more money on the research and the library more for research people in this thing? I think that would really make a lot of help and support to all the members of parliament, sir. Sir, another point I would like to bring to your notice is that Maharashtra has contributed substantially to the chair. I mean, the Honorable Prime Minister was very kind to take Malvankar ji's name, but I would like to put it on record that Shivraj Patil ji, Manoj Joshi sir, Sumitra Mahajan ji, he mentioned, but she was Miss Maharashtra, Mrs. Madhya Pradesh. So she was our daughter from Maharashtra who got married into Madhya Pradesh. So we have had a long legacy of very good parliamentary work. So I feel that Maharashtra has contributed substantially, and we are very proud to be integrated in this temple of democracy, for it to be fair and to be just. That's what which our constitution wants. Now, Rakesh ji's two small points I'd like to clarify. He talked about Bhrashtachar. Rakesh ji, I'm completely with you. आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, वी विल सपोर्ट यू 100%, बिकॉज आई रिमेंबर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू महाराष्ट्र आए थे, और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने कि इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्होंने दो इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में. I request you with folded hands, with full humility, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए. I will support it wholeheartedly. So आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था, प्लीज आप कर लीजिए. We will support you wholeheartedly. ये दोनों नहीं, और चार भी है, कोई ACB जी है और बहुत सारे हैं. Another thing that you said about the Congress, which I repeat, that this is not about relationships. भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है. So my suggestion to you is there are many such cases which the Honorable Prime Minister was very deeply pained by. So I understand his pain. उनका जो दुख है भ्रष्टाचार के बारे में, उनको जो करना है वो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे. So if any such things he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support him, and we will want to see where is these debates gone. And another thing that he said, that कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा बीजेपी का आप देखें तो इट्स वेरी कांग्रेस हिल. आज अगर आप महाराष्ट्र में या इधर यहाँ भी जब देखें ना, तब बीजेपी कांग्रेस के वाले पुराने एनसीपी पुराने वो आपके यहाँ हमारे से ज्यादा है. हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहाँ ज्यादा है. सो आई थिंक यू रियली नीड टू री-इंस्पेक्ट. जैसे 60 साल में आपने किया 60 साल में जिन्होंने जो किया ना, वो आप सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है, इस साइड में अभी कोई नहीं रहा. सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर कंप्लीटली विथ यू, बिकॉज वी आर मोस्टली वेरी ऑनेस्ट, committed to the cause why we joined politics. Why did we all come to this temple of democracy? We came to this temple of democracy not here to just do a tutu meme. We genuinely wanted to influence policy to serve this nation for the betterment. यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, अच्छा ही सोचेंगे ना देश के लिए, ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ सोचेंगे. So I think the larger picture, I would like to finish my speech by quoting Somnath Chatterjee ji, who was here for 10 terms. I said the greatness of Parliament lies not just in the majestic building, but is derived from sustained by quality of debates that take place inside the House. So I think we take this opportunity that I'm eternally grateful, and people from Baramati who gave me this opportunity to stand here, because I have no identity here. My identity is my constituency and people. So I'm eternally grateful to be a part of this esteemed place, which is a temple of democracy, and I commit myself to working here and working within the rules of the constitution. Thank you, madam. Thank you very much. Shri Girish Chandra ji. महोदय, आज मुझे संविधान सभा से अब तक 75वें वर्षों की संसदीय यात्रा, अब तक उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर अवसर प्रदान किया. मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं.
आपके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने उस जमाने में अपने इस भारत देश में फैली कुरीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए जीवन के अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे। हमारे प्रदेश में तो एक कहावत भी है, जाके पैर न फटे विवाही, सो का जाने पीर पराई। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने स्वयं छुआछूत, ऊंच नीच और उत्पीड़न को सहा, जिसलिए उनको जब संविधान सभा में मौका मिला तो पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए संविधान में उन्हें हक दिलाने का काम किया। महोदय, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की अंतिम सभा की बैठक में यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके मानने वाले लोगों की नियत साफ नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता। बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर 1950 में जब बाबा साहब संविधान को सौंप कर निकल रहे थे, उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हुआ करते थे। तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि अम्बेडकर तुम आज बहुत खुश हो। बोला हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने इस देश के अंदर पहले राजा के देव परिवार में ही राजा पैदा होता था, मैं इस देश के अंदर भिखारी के परिवार में भी राजा पैदा करने की व्यवस्था मैंने संविधान में लिखने का काम कर दिया है। देश में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब परिवार में भी राजा पैदा होने की व्यवस्था इस देश के अंदर मैं लागू करने का काम करता हूं। कृपाली ने कहा कि आपका समाज तो गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, लाचार है, कमजोर है। हम उनका वोट पैसे के अभाव से लेने का काम करेंगे, हम आपके समाज का वोट उनको डरा कर लेने का काम करेंगे, उनका वोट हम खरीदने का भी काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी जी को बात कही, ये बात सही है आपकी कि मेरा समाज गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, शोषित है, अशिक्षित है, लाचार है। लेकिन एक बात याद है कृपलानी जी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट की कीमत को समझ जाएगा तो तुम्हें भी लाचार बनाने का काम करेगा। और साथ ही जब उनका समाज ने वोट का महत्व समझा, अब वोट का महत्व समझने के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ। इस देश में जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो, देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत एक तो भिखारी के वोट की कीमत भी एक करने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को जब चुनाव में गए तो उस वक्त में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी की हवा थी, उनका संदेश था पूरे देश में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे नेता को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध करके उनके पीए के जोड़कर को चुनाव जिताकर बाबा साहब को चुनाव हराने का काम। ये कितने दुख की बात है कि जो आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूँ किसी और ने तो शोषण करने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब तो पहले चुनाव में हारे, हारे, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को जो बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे। खलीकुल जुमा साहब चुनाव जीत कर आए थे, खलीकुल जुमा साहब ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब को चुनाव जिताकर संविधान भेजने का लोकसभा में काम किया और बाबा साहब फिर उसके बाद कानून मंत्री बने। लेकिन सरकार में रिमोट किसके हाथ में था? आज इधर के लोग बड़े रिमोट की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी रिमोट किसके हाथ में था? कानून मंत्री थे। बाबा साहब चाहते थे देश के अंदर कि अगर पुरुष को प्रधान देश माना जाता है, देश पुरुषों को अधिकार हो तो महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार इस देश के अंदर मिलना चाहिए। ये बाबा साहब इस देश के अंदर हिंदू कोड भी लेकर आए और हिंदू कोड भी लाकर देश में उन्होंने व्यवस्था दी कि देश के अंदर महिला चपरासी बनेगी तो देश के अंदर महिला अधिकारी बनने का भी काम करेगी। ये देश में महिला प्रधान बनेगी तो देश के प्रधानमंत्री भी एक महिला बनेगी। ऐसी व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है उस वक्त की सरकार ने बाबा साहब को इतना परेशान करने का काम किया, उन्होंने अंत में आकर कानून मंत्री से इस्तीफा कांग्रेस को देने का काम किया। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में बाबा साहब ने
आर्टिकल 340 पिछड़ों को 27% आरक्षण, 341 और 342 में SC/ST को 15% 7.5% का आरक्षण देने की बात कही। 1952 में सरकार बनी, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तो आरक्षण बनाने की व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने पिछड़ों की बात कही तो कांग्रेस ने कमीशन काका कालेकर के नाम से कमीशन बनाने का काम किया। आरक्षण देने की बात नहीं करी, जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, काका कालेकर की कमीशन बनाने का काम कर दिया। उसके बाद मंडल कमीशन को बनाने का काम। लेकिन 1989 में देश में फिर लोकसभा का 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी, जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं, आदरणीय बहन कुमारी महती जी उसी 89 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा 9वीं लोकसभा चुनकर आई। जब 9वीं लोकसभा में चुनकर आई, उस वक्त में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पास 3 वोटों की कमी पड़ रही थी, 3 सांसदों की कमी थी। माननीय काशीराम साहब से बहन कुमारी महती से आदरणीय बीपी सिंह जी मिले। उन्होंने कहा कि आप हमें 3 वोटों का समर्थन दे दो, पत्र हमें दे दो, इस देश के प्रधानमंत्री में मैं पहुंच जाऊंगा। तो परम पूज्य बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने कहा ठीक है, बोले इसके बदले कोई मंत्री ले लो, मंत्री पद ले लो। बोला मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इस देश में मेरी 3 मांगे, अगर ये बात अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको समर्थन पत्र दे दूंगा। कि बड़ी खेत की बात है कि कांग्रेस के इतने लंबे समय से इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नाचने वालों को, गाने वालों को, खेलने वालों को तो भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसे भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं चाहता हूं, मैं समर्थन आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। बीपी सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी सबको मानता हूं। दूसरी हमारी मांग है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, इस देश के सबको बराबरी का अधिकार है, संविधान कहता है सबको बराबरी का हक है, ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं कि दूसरे धर्म का शोषण इस देश के अंदर करने का काम कोई व्यक्ति करे। और तीसरी मांग माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में अभी तक लागू नहीं हुई, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में 27% का आरक्षण इन पिछड़े समाज के लोगों को दिया है। मैं चाहता हूं देश के अंदर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और पिछड़े समाज को आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था दी थी कि 27%, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो राजनीति में हो, उनको हक और अधिकार मिले। बीपी सिंह जी ने जब उस वक्त हाँ कर दी, प्रधानमंत्री बन गए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित कर दिया। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो बीपी सिंह जी भी हीबावाली करने लगे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। माननीय काशीराम साहब ने कहा अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करोगे तो मैं वोट के अभाव से धरना दूंगा। उन्होंने वोट के अभाव से धरना दिया और कहा बीपी सिंह जी से कि देश हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा माननीय श्री काशीराम साहब ने देने का काम किया और कहा था बीपी सिंह जी की सरकार में कि हम वोट से लेंगे पीएम और सीएम और आरक्षण लेंगे एसपीडीएम, ये नारा दिया। और सबसे बाद में माननीय काशीराम साहब ने जब वोट के अभाव से 6 महीने धरना चलता रहा, माननीय धरना चला तो बीपी सिंह जी जब कहने लगे अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। उस वक्त में फिर रात को 12 बजे देवीलाल जी प्रधानमंत्री हुआ करते, वो प्रधानमंत्री हुआ करते, उनसे मिले माननीय काशीराम साहब कि आप चिंता ना करें, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मेरी वकालत करो, मैं आपको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। वहां से मानो काशीराम साहब की तरफ को देखकर बोले तुम्हारे पास 3 तो सांसद हैं, तुम देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? बोले मैं ऐसे बना दूंगा कि मैं 22.5% खुद बैठा हूं और 54% की वकालत कर रहा हूं पिछड़ों को वोट का अधिकार, पिछड़ों का आरक्षण को लागू करने के लिए। तो 85% के लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब ये बात चली, पता बीपी सिंह को
बीपी सिंह ने रात को 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और देश के अंदर 27% का आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। कांग्रेस चाहती इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, तो आज पिछड़े समाज के लोग तो बात करते हैं कि पिछड़े समाज के लोगों को 27% का आरक्षण, चाहे वो हिंदू हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, 27% के आरक्षण की बदौलत तो आज नौकरी और जो पा रहे हैं, तो आज नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं। ये किसी और की बदौलत नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27% के आरक्षण की बदौलत ये लोग जीत कर जा रहे हैं। तो मैं जाते ना कहते मनोहर, आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हम लोग, कृपया समाप्त कीजिए। लेकिन दलितों के साथ जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दलितों को दी थी, वो अभी भी वो अपने अधिकार से वंचित है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान जहां एक दलित समाज का युवक मूछ रखता तो रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना घटित होती है। पूरे देश में दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये देश में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की बढ़े, तो आप दलितों के शोषण को रोकने का काम करो, दलितों को उनके बराबरी का अधिकार में लाओ, और दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई की लड़ो, वो भी आप ही अपने परिवार के हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करें, इस लोकतंत्र के इस मंदिर से, पुराने मंदिर से जाकर नए मंदिर हम जाएं, तो वहां पर सरकार की सोच बदले और पूरे देश में जो दलितों का पूरा अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हर दलित को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। रखना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री ST हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस डिबेट में बोलने का मौका दिया। 75 साल का इतिहास सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, मीठी भी हैं, खट्टी भी हैं, सभी कुछ है। हमने प्रधानमंत्री जी का पहली बार सकारात्मक भाषण भी सुना, जिसमें पहली बार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक इंसान जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ इस दल से पहली बार सुनी। वो फ्रीडम फाइटर जो 9 साल तक जेल में रहे और उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हमारे देश में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे। साइंस टेक्नोलॉजी में हम कहीं नहीं थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हम इस दौर में आ गए कि जहाँ सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं हमें मैसर हैं। ये हमारी तरक्की होती चली गई। सर, मैं जब पहली बार सदन में आया, मैं तो पहली बार का सांसद हूं, मैंने सदन का शेप देखा, मुझे बापू का वो रंग बिरंगी गुलदस्ता याद आ गया। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोग मौजूद थे और इस गुलदस्ते की खूबसूरती मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर देखी। सर, हमने वो दौर भी देखा था जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत मिसेस इंदिरा गांधी भी तशरीफ लाई और इंदिरा गांधी के जमाने में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट करा था, हम एटॉमिक पावर भी बने थे। वो भी पल हमारे लिए स्मरणीय है और गौरवशाली है। इसी तरह से हमारे देश ने इंसानियत की हमेशा खिदमत करी और 1971 में जब बराबर के मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानियत पे जुल्म हो रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौजें उतार दी और उस मुल्क को इन आफतों से और इन जुल्मों से बचा लिया था। ये तमाम बातें हमारे देश में होती चली आई। सर, हम ये जानते हैं बहुत सी चीजें नकारात्मक भी हमने देखी। इस 17वीं लोकसभा में हम आए, हमारे एक साथी हमारे साथ थे जो देश के नेता हैं, जिनको ऐसे ऐसे चार्जेस में फंसाया गया जिनका नाम आजम खान साहब है। वो इसी हमारे कुलीग थे। कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कहीं भैंस चोर, अब पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और आज भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उस नेशनल लीडर के साथ ये सब कुछ हुआ और जब हमने अपने संरक्षक से शिकायत करी तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अध्यक्ष जी को भी बहुत असहाय पाया। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, हमें टाइम नहीं मिला।
सर, प्रजातंत्र में ये परंपराएं हमारी स्वयं में नहीं आती कि प्रजातंत्र इस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने 7वीं लोकसभा में सर हमारे कुछ ऐसे बिल पास हुए, सीए आ गया, 3 तलाक का बिल आया, 370 को हटाया गया, जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिल आजारी हुई। और इसका संदेश क्या गया देश के अंदर? संदेश ये गया कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे तो किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। क्या ये वही बापू का देश थे जहाँ पे हम सब ने प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे। हमने इस तरह से देश को आजाद कराया है जब हम एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पे आ गए कि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे क्या पैदा करने वाला मेरा और है और आपका कोई और है? पालनहार क्या अलग अलग हो गए? सर, ये राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने ये नहीं समझा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में है। हमें प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सर कानून पास करे। हम चाहते हैं कि हम इस लोकसभा से दूसरी लोकसभा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव और वासुदेव कुटुंबकम के फंडामेंटल पे हम आगे बढ़े, तभी हम दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। हम नई पार्लियामेंट के अंदर सर चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। समाजवादी पार्टी उसकी पक्षधर है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि SC, ST और OBC और मुस्लिम्स का भी उसके अंदर अलग से रिजर्वेशन हो। और ये रिजर्वेशन पार्टियों के ऊपर लागू हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। पार्टियां अपने हिसाब से वुमेन्स को टिकट दें। कहीं ऐसा ना हो कि जहां जहां हमारे बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज है तो उसको महिला डिक्लेयर कर दे। सर, हम चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द बने। लोग मौका उठा रहे हैं देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप और स्ट्रेंथन करेंगे, प्लीज सुनिए, स्ट्रेंथन करेंगे तो हम प्यार मोहब्बत से, एकता से और सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब से अपनी नस्लों को ये तहजीब दे के चले जाएंगे। वरना हमारी नस्लें, यकीन जानिएगा, हमें कभी याद नहीं करेंगी। वो हालात पैदा ना हो जाएं। आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा, कहाँ हमें इंसाफ मिलेगा और कहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ट्रेजरी बेंच वालों को कि जब भी हमने कोई समस्या, लोगों की समस्या की बात करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। जब भी हमने कोई क्वेरीज करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। हमारे मनभेद हरगिज नहीं है, हमारे मतभेद जरूर हैं, वो हम पार्लियामेंट के अंदर है और बाहर हम सब एक है। सर, G20 हुआ, हमें खुशी है कि देश का नाम आगे बढ़ा। ऐसे आयोजन पहले भी बहुत हुए थे और होते रहने चाहिए। G20 से हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट भी हुआ था यहाँ पर, उसकी भी बहुत बड़ी एक इवेंट हुई थी। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के फंडामेंटल है सर्वधर्म संभाव, वासुदेव कुटुंबकम। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो फिर हम देश को नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय।